18 मार्च अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 18 मार्च अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके 18 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 18 मार्च को इकोनॉमिक्स के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। सबसे पहले पेपर के अंदर आप देख सकते हैं नामांक है, रोल नंबर है, इसका बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर है वो फिल करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र का ये पेपर है आपके, इकोनॉमिक्स का ये पेपर है आपके, और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है जो आपके 18 मार्च को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 18 मार्च को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। तो सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं वो आपको दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए गए हैं। तो इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। तो इसमें पहला निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है, रोल नंबर है वो जरूर लिखें। और दूसरा निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और 4 नंबर निर्देश दिया गया है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर हैं वो आपको एक साथ में लिखने हैं। उसके बाद में 5वां निर्देश आपको दिया गया है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का जो क्रमांक है वो आपको अवश्य लिखना है। तो ये पूरा पेपर है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। सबसे पहले पेपर में आपको सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 है आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है आपके रिकार्डो, बी ऑप्शन में है आपके जॉन मेनार्ड किन्स, और सी ऑप्शन में है आपके एडम स्मिथ, और डी ऑप्शन में है मार्शल। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। और इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि उद्यमी की आय की जो प्राप्ति है वो होती है। तो ए ऑप्शन में है मजदूरी से, बी ऑप्शन आपके दे रखा है लगान से, सी ऑप्शन दे रखा है लाभ से, और डी ऑप्शन दे रखा है ब्याज से। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसे वैधानिक पत्र कहते हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है सोने के सिक्के, बी ऑप्शन दे रखा है चांदी के सिक्के, और सी ऑप्शन दे रखा है चेक, और डी ऑप्शन दे रखा है करेंसी नोट। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। 4 नंबर प्रश्न है आपके कि व्यापक मुद्रा के नाम से जानी जाती है। तो ए ऑप्शन में है आपके M1 और M2, और बी ऑप्शन में है M2 व M3, और सी ऑप्शन में है M3 और M4, और डी ऑप्शन में है M4 व M1। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। 5 नंबर प्रश्न है आपके कि सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो योग है वो क्या होता है। तो ए ऑप्शन में है 0, बी ऑप्शन में है 0.5, सी ऑप्शन में है 1, और डी ऑप्शन में है अनंत। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो अप्रत्यक्ष कर है उसका क्या उदाहरण है। तो ए ऑप्शन में है आयकर, बी ऑप्शन में है निगम कर, और सी ऑप्शन में है संपत्ति कर, और डी ऑप्शन में है उत्पादन कर। उसके बाद में 7वां प्रश्न आपको दे रखा है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है राजस्व प्राप्तियां, बी ऑप्शन है राजस्व व्यय, और सी ऑप्शन में है पूंजीगत प्राप्तियां, और डी ऑप्शन में है पूंजीगत व्यय। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है।
8वां प्रश्न है आपके कि जापान की मुद्रा का नाम है, तो जापान की मुद्रा का नाम आपको बताना है। ए ऑप्शन में है रुपया, बी ऑप्शन में है डॉलर और सी ऑप्शन में है येन और डी ऑप्शन में है यूरो। उसके बाद में 9वां प्रश्न है आपके कि चीन में लंबी अवधि तक निम्न अर्थव्यवस्था प्रचलित रही, तो ए ऑप्शन में है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बी ऑप्शन में है बाजार अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन में दे रखा है मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी ऑप्शन में है ये सभी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके सीमांत उत्पादन संभावना वक्र है, तो यहाँ पर देखिए आपको 4 वक्र दिए गए हैं ऑप्शन में, तो इसमें कौन सा वक्र सीमांत उत्पादन संभावना का वक्र है, तो वो आपको बताना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि बेलोचदार मांग की जो स्थिति है वो होगी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है ईडी बराबर 1 और बी ऑप्शन में दे रखा है ईडी लेस देन 1 और सी ऑप्शन में है ईडी ग्रेटर देन 1 और डी ऑप्शन में दे रखा है ईडी इक्वल 0। उसके बाद में 12वां प्रश्न है मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य क्या संबंध होता है, तो ए ऑप्शन में है धनात्मक, बी ऑप्शन में है ऋणात्मक, सी ऑप्शन में है शून्य और डी ऑप्शन में है अनंत। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 13 कि यू आकृति का वक्र नहीं है, तो ए ऑप्शन में है सीमांत लागत वक्र और बी ऑप्शन में दे रखा है औसत लागत वक्र और सी ऑप्शन में है कुल परिवर्ती लागत वक्र और डी ऑप्शन में है औसत परिवर्ती लागत वक्र। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके अल्पकालीन सीमांत लागत का सूत्र है, तो ए ऑप्शन में है SMC बराबर TVC अपॉन Q और बी ऑप्शन में दे रखा है SMC बराबर TC अपॉन डेल्टा Q और उसके बाद में सी ऑप्शन में दे रखा है SMC बराबर डेल्टा TC अपॉन Q और डी ऑप्शन में है SMC बराबर डेल्टा TC अपॉन Q। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है आपकी अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 15 कि कुल संपत्ति कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत के मध्य अंतर क्या कहलाता है, तो ए ऑप्शन है फर्म का निर्गत, बी ऑप्शन में है फर्म का लाभ और सी ऑप्शन में है फर्म की हानि और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति के बाजारों का अध्ययन है, तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको फिल करना है और इन सभी रिक्त स्थानों के जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा प्रश्न है माल सूची में परिवर्तन को माल सूची कहा जाता है, तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको फिल करना है। तीसरा प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने शेयरों की बिक्री जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं वो आपको इसमें फिल करना है। और 4 नंबर प्रश्न है कि पूंजी खाता परिसंपत्तियों के समस्त लेन देनों को दर्ज करता है, तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको फिल करना है। 5वां प्रश्न है कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को क्या कहा जाता है। और 6ठा प्रश्न है कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को किसमें परिवर्तित किया जाता है। और उसके बाद में 7वां प्रश्न है यदि किसी कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में कहलाती है, तो क्या कहलाती है वो आपको फिल करना है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपकी कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय की परिभाषा आपको देनी है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद का आकलन है वो कौन करता है। तीसरा प्रश्न है आपके कि भारत सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है, तो भारत सरकार के द्वारा जो बजट है वो कहाँ पेश किया जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि राजस्व व्यय की गणना कीजिए यदि राजस्व प्राप्तियां 100 करोड़ रुपए और राजस्व घाटा 50 करोड़ रुपए है। उसके बाद में 5वां प्रश्न है विदेशी विनिमय बाजार क्या है, तो विदेशी विनिमय बाजार के बारे में आपको लिखना है। और 6ठा प्रश्न दे रखा है कि कौन सी विनिमय दर प्रणाली नम्य विनिमय दर प्रणाली और स्थिर विनिमय दर प्रणाली का भी क्या है मिश्रण है। और 7वां प्रश्न है कि अवसर लागत से क्या अभिप्राय है, तो अवसर लागत के बारे में आपको लिखना है। और उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है कि संसाधनों के विनिधान से क्या आशय है।
और 9वां प्रश्न है बजट रेखा का समीकरण लिखिए। तो बजट रेखा है उसका इक्वेशन बताना है, उसका समीकरण आपको बताना है। और 10वां प्रश्न दे रखा है कि प्रौद्योगिकी प्रगति का जो फर्म है उसकी पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो इफेक्ट आपको लिखना है। उसके बाद में खंड ब है आपके सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में लघुत्रात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें 4 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा गुणांक है उसको समझाइए, और 5वां प्रश्न है आपके कि अत्यधिक मांग की स्थिति से आप क्या समझते हैं, और 6ठा प्रश्न है यदि चित्रांश की कुल आय 200 रुपये है और कुल उपभोग है 100 रुपये तो औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो आपको बतानी है। और उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है आपके कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। 8वां प्रश्न है कि उपदान आय और गैर उपदान आय में भेद कीजिए, अंतर आपको बताना है। 9वां प्रश्न है यदि एक कमीज की लागत अमेरिका में $5 तथा भारत में 450 रुपये है तो रुपया डॉलर की विनिमय जो दर है उसकी गणना आपको करनी है। और 10वां प्रश्न है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। और 11वां क्वेश्चन दे रखा है एक दिष्ट अधिमान किसे कहते हैं समझाइए। 12वां प्रश्न है पूरक वस्तुओं को उदाहरण की सहायता से समझाइए। 13वां प्रश्न है कोब डगलोस उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, तो वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके अल्पकाल में एक फर्म की लाभ अधिकतमीकरण की कोई 2 शर्तें लिखिए। 15वां प्रश्न है उच्चतम निर्धारित कीमत है उसको आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में सेक्शन सी दे रखा है, सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 16 है कि सकल घरेलू उत्पाद गणना की वे विधि को समझाइए। इसके अथवा में प्रश्न है आपके किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को उस देश के लोगों के कल्याण के सूचकांक के रूप में नहीं लिया जा सकता, 3 कारणों के द्वारा इसको आपको स्पष्ट करना है। 17वां प्रश्न है वस्तु और सेवा कर है उसको समझाइए। इसके अथवा में प्रश्न है आपके कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003 की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको आपको समझाना है। और उसके बाद में 18वां प्रश्न है आपके निम्न सारणी में कुल उत्पाद और औसत उत्पाद है उसकी गणना कीजिए। तो ये टेबल आप देख सकते हैं। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है निम्न सारणी में कुल परिवर्ती लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत की गणना करनी है, और ये आप इसकी टेबल देख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपके कि 20 रुपये प्रति हजार प्रति बाजार कीमत पर एक फर्म की संप्राप्ति 100 रुपये है, बाजार कीमत बढ़कर 30 रुपये हो जाती तब अब फर्म की संप्राप्ति 300 रुपये होती, तो पूर्ति की जो कीमत लॉस है वो आपको फाइंड करनी है। अथवा में प्रश्न दे रखा है निम्न सारणी में प्रत्येक उत्पादन स्तर पर फर्म के लाभ की गणना कीजिए और वस्तु की कीमत है वो 10 रुपये दी गई है। तो ये टेबल आप देख सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके, सेक्शन डी में निम्नात्मक प्रश्न है आपके, इजी टाइप क्वेश्चन हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 20 है निम्न की व्याख्या कीजिए। तो इसमें एक तो है मुद्रा का संचलन वेग, दूसरा है आपके तरलता पास, तो दोनों की व्याख्या करनी है, दोनों के बारे में समझाना है। अथवा में प्रश्न दे रखा है कि केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 21 है उच्च अधिमान वक्र और उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है, रेखा चित्र की सहायता से आपको इसको समझाना है। उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है कि 2 अधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, रेखा चित्र की सहायता से आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 22 है औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद में संबंध है, इसको सचित्र स्पष्ट करना है। और अथवा में प्रश्न है दीर्घकालीन औसत लागत तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत में संबंध है, उसको सचित्र स्पष्ट करना है। तो पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। अगर आप एग्जाम से पहले पूरा पेपर अच्छे से तैयार करते हैं तो पूरे 80 नंबर है वो आप 18 मार्च इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पेपर में आराम से अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।